हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन साइंस। बच्चों, आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, इसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल बर्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल बर्ड। तो सबसे पहले देखेंगे ह्यूमन आई के बारे में, ह्यूमन आई क्या है, ये कैसे काम करती है ये, और उसके बाद देखेंगे कि कलरफुल बर्ड क्या होता है, ये कलरफुल संसार, रंग बिरंगा संसार कैसा है अपना, देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं आई के पार्ट्स, आई कैसे कैसे मिलके कैसे बनी हुई है आई देखते हैं। ह्यूमन आई के पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है जिसका नाम है कॉर्निया। तो ये कॉर्निया, ये आपको बाहर से जो पार्ट दिख रहा है ना, ब्लैक ब्लैक कलर का जो दिखता है आँख में, वो है अपना क्या, वाइट दिखता है ना, बाहर से दिखता है कि नहीं दिखता, पहले ये बताओ। कॉर्निया सबसे आउटर पार्ट है तो बाहर से दिखेगा, ऑब्वियसली बात है। कॉर्निया जिसको बोलते हैं। अच्छा, कॉर्निया क्या करता है, इसका काम क्या है, सबसे पहले ये बताओ। तो कॉर्निया का काम होता है कि ये सबसे पहले तो जो बैक्टीरिया या डस्ट होता है उसको अंदर जाने से रोकता है आँख के अंदर। अच्छी बात है, क्योंकि आउटर पार्ट है तो यहीं पे डस्ट और बैक्टीरिया रुक जाएंगे। बट इसका जो मेन काम है वो ये है कि ये करता है लाइट का रिफ्रैक्शन। मतलब लाइट यहाँ से निकलेगी, लाइट यहाँ से मतलब बाहर से आई और इससे रिफ्रैक्ट होकर निकलती है, मतलब रिफ्रैक्ट होकर निकलेगी इससे। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन करता है, तो मतलब रिफ्रैक्शन करता है तो कैसे वर्क करता है ये एज ए कॉन्वेक्स लेंस की तरह। ये लेंस तो नहीं होता, लेंस नहीं है ये, पर ये मतलब जो रेज आएंगे उनको डाइवर्स करने का काम करता है। डाइवर्स नहीं, सॉरी, कन्वर्ज, मतलब एक जगह पे मिलाने का कार्य करता है, उनको कन्वर्स करने का काम करता है। जो काम कौन करता है, कॉन्वेक्स लेंस जो काम करता है ना, वही काम ये भी करता है। ठीक है, तो ये समझ में आया कॉर्निया का क्या काम है। ये लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, रिफ्रैक्शन करता है। ठीक है, अच्छी बात है। फिर दूसरा पार्ट आता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर जो कॉर्निया के पीछे जो पार्ट है ना, यहाँ पे भरा हुआ एक लिक्विड होता है, यहाँ पे भरा हुआ लिक्विड होता है, वाटर लाइक सब्सटेंस है, ये लिक्विड होता है। कौन, एक्वस ह्यूमर। ये क्या करता है, प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है। प्रेशर कैसे मेंटेन करता है कि एटमॉस्फेयर का कुछ तो प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर और अंदर के प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। मतलब अंदर से कुछ प्रेशर रहता है ना, ह्यूमन बॉडी में कुछ ब्लड प्रेशर रहते हैं, ब्लड प्रेशर की वजह से प्रेशर, क्योंकि ये आँख में भी नर्व्स वगैरह होती हैं, तो नर्व वगैरह होंगी तो उनमें भी प्रेशर बढ़ेगा। यदि अंदर बीपी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया शरीर का, तो यहाँ की नर्व में उनका भी प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उनका प्रेशर बढ़ जाएगा और आउटर भी प्रेशर लग रहा है, तो दोनों प्रेशर को बैलेंस करने के लिए क्या करता है ये, कौन, ये एक्वस ह्यूमर क्या करता है, अपनी अमाउंट को कम ज़्यादा करके प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है, ताकि ऑप्टिकल नर्व का जो प्रेशर है और जो आउटर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो बैलेंस बना रहे। ठीक है, इसके बाद आता है आइरिस। कौन सा रिस, आइरिस। आइरिस क्या करते हैं, ये होते हैं गेट की तरह होते हैं, जैसे दरवाजे होते हैं ना, दरवाजे, ऐसे वाले दरवाजे देखे आपने, ये दरवाज़ा एक ये दरवाज़ा, और इनको ऐसे खोला जाता है, ऐसे शटर की तरह, और शटर की तरह बंद कर दिया जाता है। इस तरह का ये होता है आइरिस। आइरिस क्या करता है, आइरिस का काम होता है ये कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। ये जो है ना, ये जो पार्ट है, ये जो होल दिख रहा है, ये है प्यूपिल, इसको प्यूपिल हो जाता है, तो इसको खोलता बंद करता है। मतलब इस ये क्या करेगा, आइरिस क्या करेगा, इसके साइज को कंट्रोल करता है, मतलब पीपल के साइज को बढ़ाएगा या कम करेगा। कौन, आइरिस। आइरिस पीपल के साइज को बढ़ाता है और कम करता है। कैसे बढ़ाता कम करता है, ये शटर की तरह काम करेगा। जब शटर बंद हो जाएंगे तो इसका साइज कम हो जाएगा पीपल का, और जब शटर खुल जाएंगे तो पीपल का साइज बढ़ जाएगा। और इसको बढ़ने से मतलब इसका साइज ज़्यादा होने से कम होने से क्या हो जाता है, यदि पीपल का साइज ज़्यादा हो गया बच्चों, यदि पीपल के साइज ज़्यादा हो गया, तो पीपल का साइज ज़्यादा होगा तो लाइट इसमें ज़्यादा एंटर कर पाएगी, ज़्यादा लाइट एंटर कर पाएगी। यदि पीपल का साइज कम हो गया तो कम लाइट एंटर करेगी। तो ये प्यूपिल किसको कंट्रोल करेगा, अमाउंट ऑफ लाइट को, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जानी है उसको कंट्रोल करेगा प्यूपिल। और प्यूपिल को कौन कंट्रोल करेगा, आइरिस। आइरिस कैसे कंट्रोल करेगा, शटर की तरह वर्क करेगा, शटर लग जाएगा तो प्यूपिल का साइज कम, शटर खुल जाएगा तो प्यूपिल का साइज ज़्यादा। अब समझ आ गया, फोर्थ पार्ट प्यूपिल ही है। और प्यूपिल कैसे वर्क करता है मैंने बता दिया, क्या काम करता है, ये अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करता है। फिर आता है क्रिस्टलाइन लेंस। ओके, गॉड गिफ्ट है अपने पास, गॉड गिफ्ट होता है यहाँ पर क्रिस्टलाइन लेंस, यहाँ पे होता है पीछे की जगह, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। और ये कैसे नेचर का होता है, कॉन्वेक्स। ये क्या करता है, रेज जो भी आती है ना, रेज, लाइट रेज, उनको कन्वर्ज करता है, इनको कन्वर्ज करने का काम करता है। कौन, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्ज ही करेगा ऑब्वियसली। फिर आती है सीलियरी मसल। सीलियरी मसल क्या है, ये जो लेंस है ना, लेंस जुड़ा होता है ऐसे सीलियरी मसल से, लेंस सीलियरी मसल से जुड़ा रहता है। तो सीलियरी मसल से क्या करता है, ये सीलियरी मसल क्या करेंगे, फिर सीलियरी मसल क्या करेंगी, टेंशन और कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा इनमें और रिलैक्सेशन होगा। और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये जो लेंस है ना वो रिजिड नहीं होता, जो अपना आई का लेंस है वो रिजिड नहीं होता। जैसे नॉर्मल लेंस होते हैं ना जिनका अपन यूज़ करते हैं, जैसे आँख में लगाते हैं चश्मा, वो लेंस ही होता है, उस लेंस का यूज़ करते हैं, वो तो एकदम सॉलिड होता है, उसका साइज़ कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। बट ये जो अपना क्रिस्टल लेंस है इसका साइज़ कम ज़्यादा किया जा सकता है। और ये साइज़ किसकी मदद से कम ज़्यादा होता है, वो होता है सीलियरी मसल्स की मदद से। सीलियरी मसल में यदि टेंशन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका साइज़ कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन आ जाएगा तो इनका साइज़ बढ़ जाएगा। और कम ज़्यादा करने से क्या होता है, अच्छा कम ज़्यादा यदि इसका साइज़ करा जाएगा तो इसके यदि इसको एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, टेंशन में ला दिया ऐसे, तो यदि इसका साइज़ यदि कम कर दिया, लेंस का साइज़ यदि कम कर दिया तो इसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी,
फोकल लेंथ कम होने का मतलब इसका पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ की। तो यदि साइज कम कर दिया, छोटा कर दिया इस लेंस को, इसकी लेंथ यहाँ से कम कर दी, इसको प्रेस कर दिया तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ेगी। बट यदि इसकी फोकल लेंथ, यदि इसको पतला कर दिया तो फोकल लेंथ ज़्यादा रहेगी, और फोकल लेंथ ज़्यादा रहेगी मतलब पावर कम हो जाएगी। तो इस तरह से पावर को एडजस्टमेंट करती है कौन, सीलियरी मसल। और सीलियरी मसल क्या करती हैं, इस लेंस को मोटा पतला करती रहती हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट आता है विट्रस ह्यूमर। ये जितना भी खाली पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसमें सब में भरा रहता है विट्रस ह्यूमर। इसमें सब में विट्रस ह्यूमर भरा रहता है। ये भी एक लिक्विड होता है। ये क्या करता है विट्रस ह्यूमर क्या करता है, ये जो काम करता है वो ये करता है कि आई की शेप को मेंटेन करके रखता है। आई की जैसी स्पेरिकल शेप है ना, इसको मेंटेन करके रखता है। यदि ये यहाँ से निकल गया तो बच्चों ये स्पेरिकल शेप नहीं होगी ना, ये कोलैप्स हो जाएगी, ये कोलैप्स हो सकती है। इसीलिए शेप को मेंटेन करने का काम होता है विट्रस ह्यूमर का। फिर आती है रेटिना। कौन सी टीना, रेटिना। रेटिना क्या करती है, ये जो लेंस है ना, अपने आई लेंस है, ये आई लेंस क्या करता है, रेज से इमेज बनाएगा कहीं ना कहीं पे। तो जो इमेज जहाँ पर बनती है उसी स्क्रीन का नाम होता है रेटिना। रेटिना कौन सी टीना, रेटिना होती है। और रेटिना पे इमेज बनेगी तो कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। तो आपको बताइए, अब एक चीज़ बताओ, यदि इमेज रियल बन रही है तो रियल इमेज बनने के लिए आपको हमेशा से बताया कि रियल इमेज के लिए क्या चाहिए होता है, स्क्रीन। तो रेटिना एक तरह से क्या काम करती है, स्क्रीन का ही काम करती है। अब देखो एक चीज़, इन्वर्टेड इमेज बनती है, बट आपको क्या चीज़ें इन्वर्टेड दिखती हैं, आपको तो चीज़ें सीधी दिखती हैं। जैसे आपने उसको देखा तो वो इन्वर्टेड थोड़ी दिख रही है आपको, या फिर इन्वर्टेड थोड़ी दिख रहा है आपको, वो तो सीधा दिख रहा है ना। जिसको भी देखा आपने वो तो सीधा ही दिख रहा है आपको। तो ये बताओ कि फिर क्या कमाल हो गया। तो बच्चों ब्रेन ये कमाल करता है, मतलब यहाँ पे जो उल्टी इमेज बनती है ना, रेटिना पे जो उल्टी इमेज बनती है उसको ब्रेन सीधा करके अपने को समझाता है, सीधा करके समझाता है। तो रेटिना इस तरह से वर्क करती है, एक स्क्रीन की तरह वर्क करती है जिस पर की इमेज बनती है। ठीक है। फिर आती है ऑप्टिक नर्व। जो रेटिना से जुड़ी हुई रहती है नर्व, उनको बोला जाता है ऑप्टिक नर्व। रेटिना से जुड़ी हुई नर्व को बोला जाता है ऑप्टिक नर्व। ये क्या करती है, ऑप्टिकल सिग्नल। देखो इमेज क्या हो गया, एक तरह से ऑप्टिकल सिग्नल हो गया। तो ऑप्टिकल सिग्नल को, इमेज जो होती है वो ऑप्टिकल सिग्नल को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज में, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज जाती हैं ब्रेन तक। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज ब्रेन तक जाती हैं और ब्रेन इनको डिकोड करता है कि अच्छा ये दिख रहा है तुम्हारी आँख को, अच्छा ये दिख रहा है। तो ऑप्टिकल नर्व क्या करेंगी, जो अपना रेटिना है उस पर जो भी इमेज बनी है उस इमेज को ट्रांसफर कर देंगे ऑप्टिकल नर्व की हेल्प से ब्रेन तक, और ब्रेन क्या करेगा, उस इमेज को इंटरप्रेट करेगा कि ये किसकी इमेज बन रही है। ठीक है, इतनी सी बात है। अच्छा, रेटिना में होती है ना, रेटिना क्या करती है ये तो बता दिया, ये इमेज बनाती है। पर रेटिना में दो टाइप की सेल होती हैं। रेटिना में जो सेल होती है दो टाइप की होती है, एक होती है रॉड सेल और एक होती है कोन सेल। कोन सेल CON। तो कोन सेल का काम होता है कलर्स को बताना कि आपने कौन सा कलर अभी देखा है, उनको बताएगी रेटिना पे सिचुएटेड कोन सेल। जबकि रोड सेल जो होती है, रोड सेल क्या बताएंगी, लाइट की इंटेंसिटी, मतलब कोई चीज़ आपको ब्राइट दिख रही है, ज़्यादा ब्राइट दिख रही है, कम ब्राइट दिख रही है, तो ये तो रोड सेल बताएंगी। जबकि कौन सेल क्या बताएंगी कि कलर क्या है, जो भी चीज़ दिख रही है उसका कलर क्या है। तो ह्यूमन आई ये दिख गई, ये देखो इसके सारे पार्ट दिख गए आपको, इस तरह से होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं जिसका नाम है, नेक्स्ट चीज़ का नाम है पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है बच्चों, तो एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ विद द चेंज इन डिस्टेंस कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। बताता हूँ क्या। लेंस के अंदर ये आई लेंस था, ओके। अब आपको कोई दूर की चीज़ देखनी है, और दूर की चीज़ मतलब इन्फाइनाइट में मानो उसको। तो इन्फाइनाइट से रेज हमेशा कैसे आएंगी, पैरेलली आएंगी, और पैरेलल आएंगी तो ऐसे करके कन्वर्ट हो जाएंगी, और यहाँ पे अपनी रेटिना है और रेटिना पे इमेज बन गई, मस्त मस्त इमेज बन गई। अब कोई ऑब्जेक्ट, ये तो बात हो गई, ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो 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 ऐसे, और लेंस ऐसे नॉर्मल था। अब एक चीज़ बताओ, यदि लेंस सेम ही रहे, लेंस तो सेम ही है, सेम साइज का यदि रहता तो इन्फाइनाइट की जगह पास से रेज आने लगी। यदि पास से रेज आएंगी तो ऐसे डाइवर्ज होते हुए आएंगी। अब देखो डाइवर्ज होते हुए आ रही हैं, और रेटिना तो उतनी डिस्टेंस पे ही है यहाँ से, रेटिना तो उतनी ही डिस्टेंस पर है। तो ये जब इन्फाइनाइट मतलब बहुत दूर से लाइट आ रही थी तब ये इसको यहाँ पे कन्वर्ज कर पा रहा था, अब ये क्या करेगा, क्योंकि अब लेंस की पावर तो सेम ही है, तो और लाइट हो गई डाइवर्ज, तो ये अब इमेज बनेगी रेटिना से पीछे बनेगी। तो अपन देख नहीं पाएंगे उस इमेज को। इसलिए क्या है, अब इस लेंस की पावर बढ़ानी पड़ेगी अपने को, क्योंकि ऑब्जेक्ट पास में आ गया तो लेंस की पावर बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो जल्दी से कन्वर्ट कर दे, यानी कि उसका फोकल पॉइंट यहाँ पर आए कि रेटिना पे ही वो इमेज बने। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस लेंस के साइज को करना पड़ेगा छोटा, यानी कि थोड़ा सा मोटा करना पड़ेगा, मतलब लेंस का साइज ऐसा कुछ हो जाए। अब इसकी फोकल लेंथ वापस कम हो जाएगी, तो ये डाइवर्ज लाइट को भी यहाँ पर ही इमेज बना देगा रेटिना पे। समझ में आ गई बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि इसकी फोकल लेंथ में एडजस्टमेंट करते हैं ताकि इमेज रेटिना पर ही मिल सके। ये क्या होती है, यही होती है पावर ऑफ एकोमोडेशन, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ। तो आई लेंस की एबिलिटी जो कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, इसी को बोलते हैं
इसी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। यदि डिस्टेंस चेंज भी हो जाए ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट से, यदि पास में ऑब्जेक्ट आ जाता है तो भी वो इमेज रेटिना पर ही बन जाए हर बार, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। लेंस की फोकल लेंथ कम या ज़्यादा करना, यानी यहाँ बोल सकते हैं लेंस की पावर कम या ज़्यादा करना। ये कैसे होता है? सीलियरी मसल की हेल्प से। सीलियरी मसल लेंस का साइज बढ़ा देती है और कम कर देती है। जैसे लेंस मोटा हो जाएगा, यानी कि इसको थोड़ा सा मोटा हो गया तो इसका मतलब पावर बढ़ गई उसकी, और यदि लेंस पतला है तो उसकी पावर कम है। ये बात है, बस बस बस। अब देखते हैं आई में डिफेक्ट आ जाते हैं कुछ। तो फर्स्ट डिफेक्ट है, इसका नाम है मायोपिया। मायोपिया, मेरा पिया, मायोपिया, माई पिया, माई पिया, इसको बोला जाता है। देखो याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। मायोपिया में कम लेटर है, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है ना, इसमें 6 लेटर है। कम लेटर है मतलब पास की चीज़ें होंगी, ये चीज़ें पास की, मैंने ऐसे याद कर रखा है इसको। मायोपिया मतलब लेटर इसमें कम है, सिर्फ 6 लेटर है। 6 लेटर मतलब डिस्टेंस कम है, ऐसे करके याद रख लो, बस याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। कम लेटर मतलब पास में चीज़ें, कम लेटर मतलब पास में चीज़ें, ऐसे करके याद रखो। इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें कम लेटर है इसीलिए इसको नियर साइटेडनेस, क्यों पास में मैंने बोला ना, मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस से मतलब ये है कि पास की चीज़ें दिखती हैं। साइड मतलब दिखना ही होता है ना, साइड मतलब दिखना, तो पास की चीज़ें दिखती हैं। नियर साइटेडनेस बोलते हैं मायोपिया को, पास की चीज़ें दिखेंगी। तो अच्छा, पास की चीज़ें दिखेंगी तो कौन सी नहीं दिखेंगी? दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी, दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी, दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी। पास की चीज़ें दिखेंगी तो दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो देखो इसमें क्या लिखा, इन दिस वीडियो पर्सन इन दिस डिफेक्ट पर्सन कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट, ठीक है, पास की चीज़ें क्लियरली, बट ही कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है इसमें। ऐसा क्यों हो रहा होगा वैसे बताओ, ऐसा क्यों हो रहा होगा? तो देखो ये लेंस है अपना, लेंस है ये लेंस मोटा हो गया, मतलब इसकी पावर किसी ना किसी वजह से बढ़ गई। तो लेंस की पावर किस वजह से बढ़ सकती है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, आई लेंस का कर्वेचर बढ़ गया, या फिर इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल का इलोंगेशन हो गया। इन दोनों चीज़ों की वजह से लेंस की पावर बढ़ जाती है, लेंस की पावर बढ़ जाती है। और यदि लेंस की पावर बढ़ गई तो देखो, पहले जो दूर से लाइट आएंगी तो पैरेलल ही आएगी। पहले जो लाइट रेटिना पे जाके कन्वर्ज हो रही थी, अब वो पावर बढ़ चुकी है इस लेंस की, अब इस लेंस की पावर बढ़ चुकी है। ये लेंस ये नहीं रहा, थोड़ा मोटा लेंस हो गया अभी, और पावर इसकी बढ़ गई। पावर बढ़ने का मतलब इसकी फोकल लेंथ कम हो गई। तो अब ये इन्फाइनाइट से आने वाली रेज को रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर देगा, रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर देगा। पड़ गया ना चक्कर, रेटिना से पहले इसने कन्वर्ज कर दी, और रेटिना से पहले ही कन्वर्ज करने का मतलब अपने को इमेज नहीं दिखेगी, अपने को इमेज नहीं दिखेगी क्योंकि रेटिना पे बनी नहीं। अब एक चीज़ बता, इसकी पावर ये जल्दी मतलब रेटिना से पहले इमेज क्यों बना रहा है? क्योंकि इसकी पावर बढ़ गई है ना। तो अपन क्या चाहेंगे, इसकी पावर कम हो जाए। पावर कम कैसे होगी? जब इससे अपोजिट नेचर का लेंस इसके पास लगा दिया जाए। इससे अपोजिट नेचर का लेंस कैसा हुआ? क्योंकि जो अपना आई लेंस है वो किस नेचर का है? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स नेचर का है ना, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करता है। तो यदि इसके साथ ऐसा लेंस लगा दिया जाए, ऐसा लेंस लगा दिया जाए जो कि लाइट को क्या कर रहा होगा? डाइवर्ज, समझ रहे हो? जैसे कि इस लेंस की पावर बढ़ गई थी, ये कन्वर्ज करने में जल्दी कर रहा था, पावर बढ़ गई तो जल्दी कन्वर्ज कर रहा था। अब मैं एक इसके सामने ऐसा लेंस लगा दूं जो कि कॉनकेव नेचर का है, जो कि कॉनकेव नेचर का है। तो यहाँ से जो लाइट आएगी, कॉनकेव नेचर का काम क्या होता है? थोड़ी सी लाइट को डाइवर्स करके देता है। तो ये लाइट को डाइवर्स करके देगा, यानी कि अब ऐसा मान सकते हो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा हुआ दिखाई देगा। अब ये ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे, अब देखो इसने क्या किया? डाइवर्स कर दी लाइट को। पहले लाइट पैरेलल आ रही थी, पर इसने क्या कर दी? डाइवर्स कर दी। अब देखो इसकी पावर बढ़ गई है ना, तो इसी वजह से तो ये जो पैरेलल लाइट थी उसको इससे पहले मतलब इस रेटिना से पहले कन्वर्स करके पहले इमेज बना था, पर अब इसको लाइट ही अपन डाइवर्स दे रहे हैं, लाइट ही डाइवर्स दे रहे हैं, तो ये इमेज बना पाएगा तब तक ये रेटिना पे पहुँच जाएंगी रेज। मतलब अपन ने क्या कर दिया? इनडायरेक्टली इसकी पावर कम कर दी। कैसे पावर कम कर दी? जो पैरेलल लाइट आ रही थी ना उसको डाइवर्स करके इसके पास भेजा, डाइवर्स करके इसके पास, क्योंकि इसका काम क्या है? इसका काम है कन्वर्जन, और उसकी कन्वर्जन की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ गई है, ज़्यादा बढ़ गई। यदि पैरेलल लाइट दोगे तो वो जल्दी पहले ही कन्वर्ट कर देगा, तो इसको पैरेलल लाइट दे नहीं रहे, इसको देते हैं डाइवर्स लाइट। तो डाइवर्स लाइट को ये कन्वर्ट करेगा तो ये रेटिना तक पहुँच जाएंगी, तो रेटिना पर जाके इमेज बनेगी, ठीक है। तो मायोपिया के क्या क्या रीजन है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, आई लेंस का एक्सेसिव कर्वेचर और इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ये 2 रीजन होते हैं किसके? मायोपिया के। और करेक्शन में बता दिया, मायोपिया के लिए, मायोपिया 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 ओ मायोपिया के करेक्शन के लिए बताते हैं। पर मायोपिया की एक चीज़ बताओ मुझे, कि जो मायोपिया है बच्चों, उसमें करेक्शन क्या होता है? उसमें करेक्शन होता है कॉनकेव, कॉनकेव। तो इसको याद रखने की, डायरेक्ट याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। मायोपिया, मैंने अभी एक चीज़ बताई, मायोपिया में लेटर कम है, 6 लेटर हैं, तो इसका मतलब नियर की बात होगी। मतलब नियर क्या? नियर साइटेडनेस, मतलब पास की चीज़ें दिखेंगी और दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी। अच्छा, दूर की चीज़ें यानी कि दूर की चीज़ें क्या होती है? जैसे केव, गुफा, दूर की चीज़ है ना, दूर की चीज़ है गुफा, केव दूर की चीज़ है, तो इसका मतलब इसका करेक्शन क्या होता है? कॉनकेव लेंस। बस याद रखने की ट्रिक है।
अब है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें देखो लेटर बहुत ज़्यादा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इतने ज़्यादा लेटर है इसमें। तो मतलब ये दूर की बात है, दूर की बात है ये तो, क्योंकि इसमें ज़्यादा लेटर है तो दूर की बात है, इसीलिए इसका नाम क्या है, फार साइटेडनेस। याद रखेंगे, फार साइटेडनेस, क्योंकि उसमें करेक्शन के लिए कॉनकेव लेंस यूज हो रहा था, इसमें मायोपिया में, तो इसमें कौन सा होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए। कॉन्वेक्स, चलो इसको देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें होता ये है फार साइटेडनेस, मतलब फार की चीज़ें दिख रही, पास की चीज़ें नहीं दिख रही। इसमें क्या होता है कि जो लेंस है ना, लेंस उसकी पावर कम हो जाती है, लेंस हो जाता है पतला। पतला, यदि लेंस पतला होगा, पतला होने का मतलब इसकी फोकल लेंथ क्या हो चुकी होगी, फोकल लेंथ बढ़ चुकी होगी, और फोकल लेंथ बढ़ गई तो पावर कम होगी। मतलब ये कब दिखता है, हाइपरमेट्रोपी कब होता है, जो लेंस की पावर कम हो जाती है। यदि पावर कम होगी तो जो लाइट आ रही होगी, जैसे पास से यदि लाइट आई, क्योंकि इसमें दूर की चीज़ें तो साफ दिख रही और पास की चीज़ें नहीं दिख रही, पास की चीज़ें नहीं दिख रही, देखो पास से जो लाइट आई वो डाइवर्ज जाएगी, उसकी तरह पैरेलल तो आएगी नहीं इनफैक्ट, क्योंकि ये डाइवर्ज होकर लाइट आ रही है। और इसकी वैसे भी अब इसकी एबिलिटी ये खो चुका है। देखो सीलियरी मसल क्या करती है, लेंस को मोटा पतला कम करती रहती है, बट अब इसमें रिजिडनेस आ गई थोड़ी, ये पतला ही है अब ये ज़्यादा अपने आप को इतना मतलब नहीं अपनी फोकल लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रहा कि ये रेटिना पे इमेज बना सके। तो क्या होगा, ये कन्वर्ज होते 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 रेटिना से पीछे पहुँच जाएगी, मतलब रेटिना से पीछे इमेज बनेगी इसकी, रेटिना से पीछे इमेज बनेगी, रेटिना के पीछे बननी चाहिए थी रेटिना पे, ताकि अपने को देखे, ताकि ब्रेन को सिग्नल पहुंचे कि भाई इमेज रेटिना पे बनी है, बट ये तो इमेज रेटिना से पीछे जाके बनेगी। तो क्या करेंगे अपन, इसकी पावर कम हो गई है, पावर कम हो चुकी है इसकी, तो पावर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके सेम नेचर का लेंस यूज़ करना पड़ेगा ना, सेम नेचर का लेंस यूज़ करना पड़ेगा ना बच्चों। तो सेम नेचर का लेंस कौन सा होता है, अपनी आँख में कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तभी तो वो लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो अपन जो लेंस यानी कि ग्लास अपन पहनते हैं इस केस में, वो पहनते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम होता है बताओ, वो लाइट को कन्वर्ट करके भेजता है ना, थोड़ी सी कन्वर्ट कर देगा, थोड़ी सी हल्की सी कन्वर्ट कर देगा, बाकी लाइट यहाँ तक पहुँचेगी, तो बाकी कन्वर्जन का काम ये कर लेगा अपने आप, और इमेज बन जाएगी अपनी रेटिना पर, रेटिना बन जाएगी, क्योंकि दोनों कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं ना। तो इसको यदि आप पीछे एक्सटेंड करोगे, तो ऐसा कुछ केस बनेगा यहाँ पे। समझ में आया बच्चों, समझ में आया क्या बच्चों, नहीं आया, नहीं आया, हाइपरमेट्रोपिया समझ नहीं आया, नहीं आया तो बताओ मुझे, नहीं आया हो तो तुरंत बताओ, तुरंत, कोई डिले नहीं होना चाहिए, कोई डिले नहीं होना चाहिए इसमें, डिले हो जाएगा तो फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा। मैं अभी वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। अरे अरे मैं तो भूल ही गया, अरे यार मैं भूल जाता हूँ कभी कभी कि मैं लाइव क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड लेक्चर कर रहा हूँ, तो इसलिए मतलब मुझे वेट नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, चलते हैं। समझ में आया ना, लेंस कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे क्यों यूज होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसकी पावर कम हो चुकी है, और पावर को बढ़ाने के लिए सेम नेचर का लेंस यूज़ किया जाएगा, सेम नेचर का लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव, केव यानी कि गुफा की बात हो रही थी, गुफा क्या होती है, दूर से नहीं दिखती, तो जिसमें दूर का नहीं दिखता उसमें तो कॉनकेव, और जिसमें दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता उसमें कॉन्वेक्स, ऐसे याद रख सकते हो, ट्रिक है ये तो। तो लेंस की पावर कम कैसे हो जाती है, डिग्री इन द पावर इंक्रीज द फोकल लेंथ, और शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल यदि शॉर्ट हो जाएगी तब भी ये डिफेक्ट आ जाता है। करेक्शन बता दिया इसका, ओके। प्रेस बायोपिया, ओल्ड एज हाइपर, इसमें क्या होता है, ये होती है बूढ़े बूढ़े लोगों में। इसमें लेंस बच्चों, लेंस इस तरह का हो जाता है कि ना तो उसको पास का दिखता है ना उसको दूर का दिखता है, ना पास का दिखता है ना उसमें दूर का दिखता है। तो ये क्या, इट इज़ ए काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई विच अकर ड्यू टू एजिंग, एजिंग की वजह से ये डिफेक्ट होता है। इट हैपन्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ये इसके रीजन क्या क्या है, डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो चुकी है, ना तो लेंस पतला हो रहा है ना मोटा हो रहा है, जैसा है वैसा ही बना हुआ है। इसका मतलब जैसा लेंस है ना तो इसका पास का ढंग से दिखेगा ना दूर का ढंग से दिखेगा। ऐसा होता क्यों, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल, जो सीलियरी मसल है वो धीरे धीरे टाइम के साथ वीक होती जाती हैं, और पर्सन सफ़र करता है बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, इन दोनों से सफरिंग हो जाती है। अब इसकी करेक्शन क्या होगा, मतलब इसको पास का भी देखना है और दूर का भी देखना है, पास का भी देखना है और दूर का भी देखना है। तो पास का देखने के लिए मतलब पास का देखने का मतलब क्या हुआ, उस व्यक्ति को कौन सा डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में तो पास का नहीं दिखता है, दूर का तो दिखता है इसमें, दूर का तो पास का नहीं दिख रहा था, तो इसका सॉल्यूशन क्या था, कॉन्वेक्स लेंस, ओके। और जो मायोपिया था, मायोपिया मायोपिया, इसमें का सॉल्यूशन था कॉनकेव लेंस। तो दूर का देखने के लिए तो कॉनकेव लेंस, और पास का देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस। तो जो ग्लास इनका बनाया जाता है, इनका जो चश्मा बनाते हैं बच्चों, उस चश्मे में क्या होता है, नीचे तो जो लेंस लगा होता है, नीचे जो लेंस लगा होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, ताकि उनको पास का दिखे, और ऊपर की साइड जो लेंस लगा होता है वो होता है कॉनकेव लेंस। इसको लगाने का भी रीजन है, ऊपर ही कॉनकेव क्यों लगाते हैं, देखो जनरली आपने देखा होगा, जनरली आप दूर देखते हो तो आंखों को ऊपर उठा के देखते हो ना,
आंखों को ऊपर उठा के देखते हो, तो आंखों को ऊपर उठाओगे तो ऊपर ही कॉनकेव लेंस लगा हुआ है तो दूर का दिख जाएगा। अच्छा, अब जब पास में पढ़ते हो, आप पास में कोई चीज़ देखते हो, पास में कोई चीज़ पढ़ते हो, तो क्या करते हो, आंखों को ऐसे झुका लेते हो, तो मतलब नीचे वाला जो पोर्शन होगा ना अपने चश्मे का, उससे पास का दिख जाएगा, क्योंकि नीचे कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। तो इस तरह से दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो जब आप देखोगे ना, जब आप ऐसे किसी व्यक्ति को देखोगे तो आप देखना वो आँख का कैसे मूवमेंट करते हैं। जब उनको पास का पढ़ना होता है तो आँखों को एकदम नीचे कर लेते हैं ताकि उनकी आँख इसके थ्रू देख पाए, किसके, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। जब उनको दूर का देखना होता है तो ऊपर आँख करके देखते हैं ताकि वो कॉनकेव लेंस के थ्रू देख पाए। ठीक है। Another टाइप ऑफ डिफेक्ट इज एस्टिग्मेटिज्म। ये क्या होता है, इस टाइप का डिफेक्ट होता है कि यदि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, इस टाइप के डिफेक्ट में ये होता है कि आप इन दोनों को एक साथ नहीं देख पाओगे, एक साथ डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। इन दिस डिफेक्ट ए पर्सन कैन नॉट फोकस ऑन बोथ हॉरिजॉन्टल एलवेज एल वर्टिकल लाइंस एट द सेम टाइम, सो द पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली ऑन इन वन प्लेन। इसमें क्या होता है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन को, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, इनको आप क्या कर पाओगे, इनको दोनों को एक साथ डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। मतलब आप देखना चाहोगे ना तो एक बार में आपको या तो वर्टिकल लाइन दिखेंगी या हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेंगी, दोनों ही एक साथ नहीं दिखती। इसी को बोला जाता है एस्टिग्मेटिज्म। इसके क्या रीज़न है, इसका रीज़न होता है इरेगुलर शेप्ड कॉर्निया और डिस्टॉर्टेड लेंस। जो कॉर्निया होता है वो ऐसा रहता है ना, अभी मैंने जो शुरू में दिखाया था, यदि वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, ऐसा कुछ डिस्टॉर्शन आ जाता है, या फिर लेंस में कुछ डिस्टॉर्शन आ जाता है ऐसा, या तो इस कॉर्निया की शेप चेंज हो जाए, ऐसा करके था ना अभी, और कॉर्निया की शेप थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, शेप थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, या फिर लेंस है वो डिस्टॉर्टेड हो रहा है, तो फिर उसमें क्या डिफेक्ट आता है, ऐसे। और इसका करेक्शन क्या है, सिलेंड्रिकल लेंस आते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस ऐसे सिलेंडर जैसे बने रहते हैं, ये सिलेंडर जैसे लेंस होते हैं, और इन सिलेंडर जैसे लेंस का यूज़ किया जाता है किसमें, सिलेंडर जैसे लेंस का यूज़ होता है इसके करेक्शन के लिए, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ होता है। अब लास्ट इफेक्ट है कैटरेक्ट, जिसको मोतिया पिंड भी बोला जाता है, मोतिया पिंड। इसमें क्या होता है, जो अपना आई लेंस है ना उसके ऊपर प्रोटीन की लेयर जमा होना स्टार्ट हो जाती है। जो अपना आई लेंस है उसके ऊपर प्रोटीन की लेयर जमा होना स्टार्ट हो जाती है, और प्रोटीन की लेयर जमा होना स्टार्ट हो गई मतलब अब लेंस ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, लेंस ट्रांसपेरेंट नहीं रहा। यदि लेंस ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा तो इसके अंदर से पूरी की पूरी लाइट पास नहीं हो पाएगी। यदि इसके अंदर से पूरी लाइट पास नहीं हो पाएगी, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, ओपेक। यह ओपेक इन नेचर। यदि ये ओपेक इन नेचर है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए क्या किया, सर्जिकल मेथड के द्वारा इस लेयर को हटाया जाता है, या फिर लेजर द्वारा इसका ऑपरेशन किया जाता है, और सर्जिकल मेथड से इस लेयर को, प्रोटीन के लेयर को हटा देते हैं, तो वापस ट्रांसपेरेंट बन जाता है और वापस देखने लग जाता है। इसमें क्या होता है, ओपेकनेस ऑफ आई लेंस हो जाता है। मतलब ओपेकनेस मतलब समझते हो ना, पिछली क्लास में जो बताया थी ना मैंने, टाइप बताए थे स्क्रीन के कौन कौन से टाइप थे, ओपेक था, ट्रांसपेरेंट था और ट्रांसलूसेंट था। ओपेक होता है जिससे लाइट आर पार नहीं निकल सकती, ट्रांसपेरेंट होता है इसमें 100% लाइट पार निकल सकती है, और ट्रांसलूसेंट होता है उसमें कुछ लाइट पार निकल जाती है, कुछ लाइट वापस रिफ्लेक्स हो जाती है। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों एक साथ होते हैं तो ओपेक होती है, वो ट्रांसलूसेंट सरफेस होती है। अब चलते हैं, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं इसमें, कैटरेक्ट के केस में ये दो चीज़ देखेंगी, मिल्की जो आँख है वो मिल्कीनेस आ जाती है उसमें। नेक्स्ट, एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक चीज़ याद रखो, मायोपिया हो या हो हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, पास का नहीं दिखता, मायोपिया में दूर का नहीं दिखता। ओके, पास का नहीं दिखता और इसमें दूर का नहीं दिखता, यही चीज़ होती है इनमें, बताओ बताओ, यही चीज़ होती है, वापस याद करो, या वापस याद करो कि इसमें दूर का नहीं दिखता और इसमें पास का नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता बच्चों। और पास का दिखने के लिए मतलब मिनिमम कितनी दूरी तक एक जो हेल्दी आई है वो मिनिमम कितनी दूरी तक देख सकती है, तो वो देख सकती है 25 सेंटीमीटर तक, और मैक्सिमम हेल्दी आई कितने तक देख सकती है, मैक्सिमम देख सकती है इन्फाइनाइट तक। तो हाइपरमेट्रोपिया में आप पास का नहीं देख पा रहे, हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं देख पा रहे, तो जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लोगे ना इस केस में, तो हमेशा ही -25 सेंटीमीटर लोगे, ये चीज़ आप याद रख लो, कि याद रख लो, हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेनी है वो 25 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में। और वी जितना भी आएगा, जितना भी दिया होगा आपको, जितना भी दिया होगा वो लेना, बट किस साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ ही लेना। जैसे कि आपको बता दिया कि वो क्या होता है इसमें कि पास का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता मतलब जैसे 25 सेंटीमीटर का दिखना चाहिए, यूजुअली 25 सेंटीमीटर तक से दिखना स्टार्ट होना चाहिए, मतलब मिनिमम 25 सेंटीमीटर जो होती है डिस्टेंस कि उतने तक, उतने के बाद अपना विजन क्लियर होता है। पर आपको बताया गया कि पास का नहीं दिख रहा, और इसको यदि 25 की जगह 35 सेंटीमीटर पे जाने पे इसका विजन क्लियर हो रहा है, तो जब वी की वैल्यू लोगे तो -35 लोगे।
मायोपिया के केस में दूर का नहीं दिखता, और आइडियल केस में दूर तक कितना दिखना चाहिए, इन्फाइनाइट। तो इस केस में जो यू की वैल्यू लोगे माइनस इन्फाइनाइट, और वी की वैल्यू क्या लोगे, यदि इसको इन्फाइनाइट नहीं दिख रहा तो किसी और डिस्टेंस पे दिख रहा होगा, मान के चलो कि वो 100 सेंटीमीटर तक ही इसको दिख रहा है, तो इसमें वी की वैल्यू लोगे 100 सेंटीमीटर, बट सब में यू वी सबके साइन नेगेटिव ही लोगे। एक और बताता हूँ, हाइपर मेट्रोपिया के केस में क्या होता है, पास का नहीं दिखता, तो क्या दिखता है, पास का नहीं दिखता तो दूर का दिखता है। तो पास का दिखना कितना चाहिए अपने को, 25 सेंटीमीटर से दिखना स्टार्ट हो जाना चाहिए, पर इसमें पास का नहीं दिख रहा, तो इसमें पास का नहीं दिख रहा, तो आइडियल इसका कौन सा केस होना चाहिए कि 25 सेंटीमीटर तो दिखना स्टार्ट हो जाना चाहिए पास का, इसीलिए इसमें आइडियल केस लेते हैं यू के केस में तो 25। तो अब 25 पे नहीं दिख रहा तो किसी और डिस्टेंस से दिखना स्टार्ट हो रहा होगा, माना कि वो 35 से हो रहा है, माना कि वो 40 से हो रहा है, 50 से हो रहा है, 60 जितने से भी दिखना स्टार्ट हो रहा है वो लोगे आप वी की वैल्यू, वो लोगे आप वी की वैल्यू, वी की वैल्यू भी नेगेटिव लोगे। इसमें मायोपिया के केस में दूर का नहीं दिखता, आइडियली कितनी दूर तक देख सकती है हेल्दी आई, इन्फाइनाइट तक, तो यू की वैल्यू इसमें इन्फाइनाइट तक लोगे। अब बट इसमें इन्फाइनाइट तक नहीं दिख रहा, तो मतलब किसी एक डिस्टेंस तक दिख रहा होगा, मान के चलो कि 100 मीटर तक ही उसको दिख रहा है, 100 मीटर तक दिख रहा है ये मान के चलो, या फिर मान के चलो 1000 सेंटीमीटर तक दिख रहा है, ये मान के चलो 1000 सेंटीमीटर तक ही दिख रहा है, उसके बाद नहीं दिख रहा, तो इसमें वी की वैल्यू 1000 सेंटीमीटर लोगे, बट साइन सबके नेगेटिव लोगे, यू के वी के सबके। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, ये वाली चीज़ें समझ में आ गई तो क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे फटाफट फटाफट। क्वेश्चन पढ़ो, ए पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली एट ए डिस्टेंस मोर देन 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से दूर का इसको नहीं दिखता, बताओ इसको मायोपिया हुआ है कि हाइपरमेट्रोपिया हुआ है। ये क्या बोल रहे हैं कि इसको डिस्टेंस मोर देन इससे नहीं दिखता, इससे ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं दिखता, तो बताओ ऐसी कौन सी डिफेक्ट हुआ है जिसमें दूर का विजन क्लियर नहीं रहता। दूर का विजन होना कितना चाहिए आइडियल केस में, आइडियल केस में इन्फाइनाइट तक दिखना चाहिए, तो इस केस में यू की वैल्यू तो ये ले लोगे, यू की वैल्यू तो ये ले लोगे आप, ठीक है ठीक है ठीक है, इन्फाइनाइट तक दिखना चाहिए, पर इसको दिखना कितने तक रहा है 50 तक, तो वी की वैल्यू 50 सेंटीमीटर हो गई, ये बात है ना। और इसको कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया, मायोपिया में दूर का नहीं दिखता है, मायोपिया में दूर का नहीं दिखता है। तो इसमें पूछा ही इज़ एडवाइज टू यूज़ लेंस ऑफ पावर, तो इसकी लेंस की पावर पूछेगी, तो बता दो लेंस फॉर्मूला आपको पता है, अब इसके लिए आपको लाइट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा पहले, 1/f=1/v -1, तो 1/f निकालोगे, 1/v कितना है -50, -1/u कितना है माइनस इन्फाइनाइट, इसको सॉल्व करोगे 1/इन्फाइनाइट तो 0 होता है, तो यहाँ से 1/f की वैल्यू आएगी -1/50, तो यहाँ से जो f की वैल्यू आई वो -50 आ गई। p कितना होता है, पावर इक्वल टू 1/f, तो यहाँ से पावर आ जाएगी 1/50 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 1/100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/100 का कर देना 100/50 यानी कि 2, क्योंकि अब यहाँ पे अपन ने जो फोकल लेंथ थी वो किस में रख दी, मीटर में रख दी ना, 1/100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर में गई, तो मीटर में रख दी तो जो पावर आएगी वो आएगी डायप्टर में, DIOPTRE डायप्टर में पावर आएगी, और कितनी आएगी 2 डायप्टर, पावर कितनी होगी इस लेंस की 2 डायप्टर, तो 2 डायप्टर का आपको लेंस यूज़ करना होगा, और कौन सा लेंस यूज़ करना होगा ये भी बताओ, ये भी बताओ, क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ किस में आ रही है, नेगेटिव में, और फोकल लेंथ नेगेटिव कौन सी लेंस की होती है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तो बताओ बताओ बच्चों, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, वो होती है कॉनकेव की, क्योंकि इसमें जो पीछे वाला ये वाला फोकस होता है यही प्रिंसिपल फोकस या जिसको एक्टिव फोकस बोलते हैं वो ये होता है। यदि कॉन्वेक्स लेंस होता तो इसमें जो एक्टिव फोकस होता है वो राइट साइड वाला होता है, तो पॉजिटिव होनी चाहिए, बट यहाँ पे फोकल लेंथ आ रही है नेगेटिव, इसका मतलब कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं, कॉनकेव, और कॉनकेव लेंस किस डिफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है पता है ना आपको, कॉनकेव लेंस, हाँ 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 याद है ना, मायोपिया के लिए, तो ये मायोपिया डिफेक्ट है, यहाँ से भी सॉल्व। एन ओल्ड एज पर्सन, एक ओल्ड एज पर्सन है, बूढ़ा बड़ा व्यक्ति है कोई, वो मजे में बैठा हुआ है, मजे में बैठा हुआ है, वो मजे में मजे कर रहा है, कैन रीड द न्यूज़ पेपर बाई कीपिंग इट एट 100 सेंटीमीटर, अच्छा अच्छा अच्छा, मिनिमम कितने पर दिखना चाहिए था, 25 सेंटीमीटर पे है, ये तो बात पता चल रही ना किस डिफेक्ट की बात हो रही है, ये हो रही है हाइपरमेट्रोपिया, उसी की बात हो रही है ना, उसी में पास का नहीं दिखता, आइडियल वाली वैल्यू होती है वो यू के लिए लेते हैं, तो 25 पे दिखना चाहिए था, बट इसको दिख कितने से दिखना स्टार्ट हो रहा है, तो 100 सेंटीमीटर से पहले से वो देख नहीं सकता, मतलब ये पास में लाके न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता, इसको थोड़ा दूर न्यूज़पेपर रखना पड़ेगा, कितने पे रखना पड़ेगा 100 सेंटीमीटर। अब इसका फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, ये पूछा है नेचर क्या है लेंस का, कौन सा नेचर का, तो 1/v - 1/u, फॉर्मूला लगा, 1/f कितना हो जाएगा, 1/v कितना है -100, और यहाँ से 1/u हो गया -25, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/f इक्वल टू -1/100 प्लस 1/25, तो यहाँ से 1/f की वैल्यू आ जाएगी 100 -1 + 4, तो यहाँ से जो 1/f की वैल्यू आ जाएगी 3/100, तो f की वैल्यू आ जाएगी 100/3, f कितना आ जाएगा 33.33, f की ये वैल्यू आ गई, f की ये वैल्यू आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है, f की वैल्यू आई है पॉजिटिव, f की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होती है, कौन से लेंस की फोकल लेंथ, ये होती है कॉन्वेक्स लेंस की,
और कॉन्वेक्स लेंस किस डिफेक्ट में यूज़ किया जा रहा था, ये तो आपको पता ही है ना, ये किस में किया था, हाइपरमेट्रोपिया में, तो ये बात भी प्रूव हो गई। एक पर्सन है जिसको इतने डायोप्टर लेंस की जरूरत पड़ रही है, इतने डायोप्टर का मतलब फोकल लेंथ निकाल लो, पी इक्वल टू 1/f=1/p हो जाएगा, तो यहाँ से जो फोकल लेंथ आएगी -1/4.5, ये आएगी मीटर में, बट अपने को चाहिए सेंटीमीटर में, तो 100 का मल्टीप्लाई कर लो, तो एफ की जो वैल्यू आएगी -1000/45 -200/9। पहली बात तो ये बताओ फोकल लेंथ नेगेटिव में मतलब कौन सा लेंस होगा, ये कॉनकेव, पहली बात तो ये। करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन, ओके, कॉन्वेक्स लेंस डिस्टेंट विजन के लिए यूज होता है। फॉर करेक्टिंग हिज नियर साइटेडनेस ही नीड से इतना, अच्छा इसको दोनों डिफेक्ट है, मतलब इसको फार साइटेडनेस वाली भी प्रॉब्लम है और नियर साइटेडनेस वाली प्रॉब्लम है। तो ये कह रहा है नियर विजन के लिए तो इसने ये लेंस यूज़ किया, कौन सा लेंस है ये लेंस, ये नियर विजन की। तो ये देखो इसकी फोकल लेंथ कितनी जाएगी, p = 1/f f=1/p हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर में है बट अपने को सेंटीमीटर चाहिए, 100 कर दो, यहाँ से ये चला जाएगा, f=200/3। तो ये तो हो गया एक लेंस, ये दूसरा लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है। व्हाट इज द फोकल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन एंड नियर विजन, अच्छा ये तो इजीली बात थी, तो एक कॉनकेव लेंस यूज होगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा, दोनों की फोकल लेंथ निकाल ली, तो ईजी है। रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, पहले तो ये इसकी डेफिनेशन वेरी क्लियर होनी चाहिए, तब तो जाके आपको कुछ पता चलेगा ना रिफ्रैक्शन के बारे में। यदि आपको डेफिनेशन ही नहीं पता बच्चों, तो आप रिफ्रैक्शन क्या पढ़ोगे। रिफ्रैक्शन तो आप जानती हो, पहले ही बताया था, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो तो यहाँ तो नॉर्मल की साइड आती है या नॉर्मल से दूर जाती है, तो नॉर्मल की साइड कब आएगी, नॉर्मल से दूर कब जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। जब ये रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, रेरर से डेंसर में जाती है, तो वो आती है नॉर्मल के पास, ये नॉर्मल के पास, तो रेरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल के पास आएगी। बट उल्टा हो कि ऊपर डेंसर मीडियम हो, ऊपर हो डेंसर और नीचे हो रेरर, तो डेंसर से रेरर आएगी तो वो इससे दूर जाएगी, किससे, इससे नॉर्मल से दूर चली जाएगी, जानी चाहिए थी सीधी बट दूर चली जाएगी, डेंसर से रेरर जाती है, तो ये तो होता है रिफ्रैक्शन। अब प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन ये देख ही चुके हैं अपन, देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये इंसिडेंट रे ए भी है, ये इस पर टकराई, मुझसे टकरा गई, बाद मुद्दत की वो पहले से जैसे रिफ्रैक्शन हो गया, पहले के जैसा रिफ्रैक्शन हो गया, तो ये एंटर कर रही है यहाँ से, ग्लास स्लैब की तरह ही है ना, ग्लास स्लैब की तरह यार, क्या दिक्कत है, ग्लास स्लैब तो पढ़ा है ना आपने। देखो इंसिडेंट रे ए भी थी, ये निकलनी चाहिए थी ऐसे सीधी 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 से निकलनी चाहिए थी, और ये इस सरफेस का नॉर्मल है, कौन से सरफेस का, पी क्यू का, ये क्यू है और ये पी है, तो ये पी क्यू का नॉर्मल ये रहा एन एंड एस। अब देखो ये निकलनी चाहिए थी ऐसे सीधी, बट ये किस मीडियम से गई, ये एयर से जा रही प्रिज्म में, प्रिज्म क्या है, ग्लास है, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा हुआ, मतलब ये कैसे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो रेरर से डेंसर में जब भी जाती है तो वो नॉर्मल की साइड आ जाती है, नॉर्मल के पास आ जाती है, निकलनी चाहिए थी ऐसी बड़ी, ऐसे आ जाएगी, इसके बाद नॉर्मल के पास आ जाएगी, ठीक है, नॉर्मल के पास आई तो ऐसे निकल गई, फिर वापस इसका जो दूसरी सरफेस पे जो परपेंडिकुलर है वो एम डैश है, तो ये यहाँ से निकल रही थी और इसको निकलना चाहिए था ऐसा सीधा निकलना चाहिए था ऐसा करके, पर क्या हुआ, ये घटना घटी और उस घटना के तहत ये इस नॉर्मल से दूर भाग गई, दूर क्यों भागी, क्योंकि ये अब गई थी डेंसर से रेरर मीडियम में, तो इससे दूर भाग गई और सीडी की तरह बाहर निकल गई यहाँ से सीडी, ओके, ये सारी चीज़ें हो गई। तो जो ए बी रे है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो बी सी रे है उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और जो सी डी है उसको बोलेंगे इमर्जेंट रे, अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, तो रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है, ये वाली है, ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब ये जो निकलने वाली रे है सी डी, आउटर इमर्जेंट रे है, वो जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, और इसके साथ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इमरजेंस कहलाता है। ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई, बट एक चीज़ और आएगी यहाँ पे, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, देखो जो इनिशियली रे इस पे गिरी सरफेस पे वो ऐसे करके निकलने वाली थी और उसको सीधा यदि ये प्रिज्म वगैरह नहीं होता तो ऐसे करके सीधी निकलती, बट फाइनली इससे प्रिज्म से निकलने की वजह से वो निकली ऐसे निकली, तो देखो इसका एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था बट फाइनल पाथ ये हो गया, तो मतलब इसको यदि पीछे आप एक्सटेंड करोगे तो ओ पे जाके दोनों रेज मिलेंगी, तो इन दोनों रेज के बीच का जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अपने पथ से भटक गई ना, वो डेविएट हो गई, जाना कहीं और चाहती थी चली कहीं और की, जैसे कि बच्चों तुम जाते हो तैयारी करने के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो पढ़ाई करने, पर किसी के पीछे हो लेते हो, किसी के पीछे, सर मुझे तो ये पसंद आ गई और मैं हो गया बर्बाद इस तरह,
कि नीट की पढ़ाई अब समझ में नहीं आती। तो बच्चों गए थे नीट की कोचिंग करने, किसी और चीज़ में डेविएट हो गए। तो ये ऐसे ही बेचारी ऐसे सीधे निकलना चाह रही थी, पर रास्ते में प्रिज्म मिल गया और इसको प्रेम मोहब्बत में पड़ गई प्रिज्म के में और निकल गई, ऐसे डेविएट हो गए। तो इन दोनों के बीच में जो वो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब देखो ये तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म था, बट यदि प्रिज्म पे आप वाइट लाइट गिराते हो, प्रिज्म पर यदि वाइट लाइट गिराते हो तो क्या होता है, वो वाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। कितने कलर में डिवाइड हो जाती है? 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। यानी कि ये प्रिज्म है, इसकी एक सरफेस पे वाइट लाइट आपने गिराई तो ये वाइट लाइट जो होगी प्रिज्म से निकलने के बाद 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7। और ये 7 कलर का जो, ये देखो यहाँ पे ना, ये जो 7 कलर हैं और उन 7 कलर का जो वो रहता है ना, सीक्वेंस रहता है, वो ये रहता है विवस्योर, VIVZYOR। ये क्या क्या है? वायलेट बैगनी, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये सीक्वेंस होता है। मतलब सबसे ज़्यादा डेविएट जो होगी वो होगी वायलेट कलर की, उससे कम डेविएशन होगा वो होगा इंडिगो का, उससे कम होगा ब्लू कलर का, उससे कम होगा ग्रीन का, उससे कम डेविएशन होगा ऑरेंज, येलो हो गया, फिर ऑरेंज का, फिर रेड। मतलब सबसे कम डेविएट जो होगी वो होगी रेड कलर की लाइट। बस इतनी डेविएट हुई थीटा डेविएशन को जैसे मान के चलें, यदि एंगल ऑफ डेविएशन इसका हो गया रेड कलर का तो थीटा 1, तो थीटा 1 सबसे कम है और सबसे ज़्यादा है थीटा 2 यानी कि वायलेट कलर का। सबसे ज़्यादा डेविएशन वायलेट कलर का है, सबसे कम डेविएशन है रेड कलर का। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो रेड कलर है ना, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज़ मैक्सिमम। तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसका डेविएशन सबसे ज़्यादा, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा उसका डेविएशन सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होने की वजह से इसका डेविएशन सबसे कम होता है। इसीलिए जो खतरे की चीज़ें होती हैं ना उनको रेड कलर से पेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा लंबी दूरी तय कर सकती है, लंबी दूरी, क्योंकि ये बिना डेविएट हुए जाती है ना तो ये लंबी डिस्टेंस कवर कर सकती है। इसीलिए जो खतरे की घंटी होती है, जो खतरे की चीज़ें होती हैं उनको रेड कलर से बनाया जाता है, रेड कलर से बनाया जाता है। देखो अपनी जो विजिबल रेंज होती है मतलब जितनी रेंज तक अपन देख सकते हैं लाइट को, वो होती है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। इतनी रेंज में यदि वेवलेंथ होगी किसी लाइट की तो उसको अपन देख सकते हैं। तो ये जो जितनी भी ये कलर होते हैं ना वो सब इसी वेवलेंथ के अंदर लाई करते हैं, 400 से लेके 700 तक ये सब कलर इसी के अंदर लाई करते हैं, तभी अपन इनको देख पाते हैं। अब देखते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख रहे हो आप, तो देखो अपन सिर्फ इतने से स्पेक्ट्रम को देख पा रहे हैं, जबकि दुनिया में इतनी सारी रेज प्रेजेंट है। देखो इनकी फ्रीक्वेंसी देखो और नीचे लिखी है इनकी वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अपन देख पा रहे हैं सिर्फ इतनी वाली जो 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक है, 400 टू लेके 700 नैनोमीटर। इससे कम वेवलेंथ की भी लाइट है, जैसे कि यूवी की वेवलेंथ विजिबल से कम है, एक्सरे की यूवी से भी कम है और गामा रेज की एक्सरे से भी कम है। और अपन जो 400 से 700 देख पा रहे हैं ना, तो 700 से ऊपर की भी हैं, 700 से ऊपर की भी रेज हैं, जैसे कि इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, ठीक है, रेडियो वेव्स, ठीक है। ये रेडियो वेव की भी टाइप है, उनको दे रखा है, बट अपने को देखना है सिर्फ ये रेडियो वेव, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और यूवी रेस, एक्स रेज, गामा रे। बट अपन जो देख पाते हैं वो होता है सिर्फ इतना सा स्पेक्ट्रम, 400 टू लेके 700 तक। और स्पेक्ट्रम की बात आ गई तो स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। क्या होता है स्पेक्ट्रम? बैंड ऑफ, कौन सा बैंड जो शादी में आता है वो? अरे नहीं, जो ये अपन ने 7 कलर्स का बैंड देखा था ना, बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, नहीं, गलत बात, इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम। बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम, क्योंकि उसको अपन देख पा रहे थे ना, इसीलिए उसको विजिबल स्पेक्ट्रम बोला जाता है। द सीक्वेंस ऑफ कलर, आपको पता ही चलेगा सीक्वेंस ऑफ कलर क्या होता है, विजिबल होता है। सबसे ज़्यादा डेविएट कौन होता है? वायलेट, और सबसे कम वेवलेंथ इसी की होती है, वायलेट की। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड की और सबसे कम डेविएट वही होता है। ये देख लो सबके सारी वेव के क्या क्या काम है। रेडियो वेव आर एमिटेड बाई स्टार्स एंड गैसेज इन द स्पेस, जो स्टार से एमिट होती है वो होती है रेडियो वेव। माइक्रोवेव कहाँ से आती है? ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में, फूड कुकिंग में, माइक्रोवेव ओवन में, ये सब माइक्रोवेव यूज होती है। इंफ्रारेड कहाँ पे यूज होती है? इंफ्रारेड होती है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन में, लाइट, रिमोट कंट्रोल और ऑप्टिकल फाइबर में इंफ्रारेड रे यूज होती है। रिमोट कंट्रोल जितने भी होते हैं ना, एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, सब में इंफ्रारेड यूज होती है। विजुअल लाइट को आई डिटेक्ट कर सकती हैं और इनकी जो रेंज होती है वो होती है 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक। अल्ट्रा वायलेट क्या होती है? एमिटेड बाई सन एंड आर रीजन स्किन टर्न्स।
अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो आती हैं सन से, जो स्किन में जो दिक्कत आती है वो इन्हीं की वजह से आती है, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। अपन जानते हैं ना ओजोन लेयर में क्या होता जा रहा है, होल होता जा रहा है, ओजोन लेयर में होल होने की वजह से वहाँ से कौन सी रेज आती जा रही है, अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि अपनी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक्स रेज ये किस किस में, डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं दांतों के एक्सरा करने में। एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी सामान आप चेक कराते हो ना, सामान चेक कराते हो आजकल तो रेलवे स्टेशन पे भी है, तो वो एक्स रेज की। गामा रेज क्या होती है, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और इनकी वेवलेंथ तो आपको पता ही है, वेवलेंथ तो आप देखी थी ना अपन ने, कहाँ पे लाई करती है, देखो ये सब चीज़ यहाँ पे लाई करती गामा रेज यहाँ पे लाई करती है, क्योंकि एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा क्यों होती है, इक्वल टू एच न्यू होता है ना, और इक्वल टू एच न्यू को जब एच सी बाई लैम्डा करोगे तो जितनी वेवलेंथ कम होती है एनर्जी ज़्यादा, तो गामा रेज की एनर्जी बहुत है, हाई होती है। डिस्पर्जन अपन ने देख ही लिया, यदि वाइट लाइट किसी फ्रेम से निकलती है तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, इसी को बोला जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर आज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू ए ग्लास फ्रेम इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। तो वाइट लाइट किसी फ्रेम से पास होती है तो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, इसी को बोला जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। और ये एंगल कितनी डेविएट होगी वो डिपेंड करता है इसका एंगल, मतलब उसकी लाइट पर। जैसे कि सबसे कम डेविएट कौन होती है, रेड कलर की लाइट, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो सबसे कम डेविएट रेड होती है और सबसे ज़्यादा डेविएट होती है वायलेट कलर की लाइट, क्योंकि उसका डेविएशन होने की अमाउंट ज़्यादा होती है उसकी। स्पेक्ट्रम तो पता ही चल गया क्या होता है, रेनबो कौन सी, रेनबो वाली रेनबो। तो रेनबो क्या होता है, जैसे बारिश हुई है ताज़ा बारिश हुई है, तो इसका ताज़ा बारिश होने का मतलब ये ऐसे करके जो वाटर पार्टिकल है ना बारिश के, वो एयर में सस्पेंडेड है, मतलब एयर में ही फैले हुए हैं ये वाले ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। अब क्या होता है कि सन से आ रही है वाइट लाइट, तो वाइट लाइट क्या करती है इनके अंदर चली जाती है, मतलब ये क्या हुआ, सबसे पहला जो फिनोमेना हुआ वो क्या हुआ, अंदर जा रही है, उसको क्या बोलेंगे, बच्चों, और ये 7 कलर में डिवाइड भी हो जाती है। तो किसी भी लाइट का 7 कलर में डिवाइड होना क्या हो जाता है, डिस्पर्जन। तो ये डिस्पर्जन होता है, यहाँ पे डिस्पर्जन होता है, अच्छी बात है। डिस्पर्जन होने के बाद इस सामने वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट भी होती है, तो इसको हो जाता है रिफ्लेक्शन। कौन सा रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये ड्रॉपलेट के अंदर रिफ्लेक्शन हुआ ना, इसीलिए इसको बोलेंगे इंटरनल रिफ्लेक्शन। कुछ रेज यहाँ से बाहर भी निकलेंगी, हर कलर की रेज यहाँ से बाहर भी निकलेंगी, ओके रेज यहाँ से बाहर, फिर इस वाली सरफेस से आएंगी, इस वाली सरफेस से कुछ रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगी, तो इस वाली सरफेस से बाहर निकलेंगी, तो ये 7 कलर यहाँ से भी बाहर निकलेंगे और सामने से भी 7 कलर बाहर निकलेंगे। बट जैसे यहाँ पे सन है ना, सन वो वाला सन SUN वाला सन, और आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको रेनबो इस साइड से नहीं दिखेगा बच्चों, इस जिस डायरेक्शन में सन है ना उसी डायरेक्शन रेनबो नहीं दिखता। क्यों, इसलिए नहीं दिखता क्योंकि यहाँ से मैंने बताया आपको कि कलर तो आ रहे हैं, 7 कलर यहाँ से ही पास हो रहे हैं, बट इनकी इंटेंसिटी को ये जो सन रेज है ना वो एकदम मिनिमाइज कर देगी, मतलब सन की इंटेंसिटी के सामने ये वाली इंटेंसिटी आपको विजिबल नहीं होगी। तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होने पड़ेगा सन के, तो सन इधर है, सन की साइड मुँह करके खड़े मत हो, आप इस साइड में खड़े हो रहे हो और आपका मुंह इस साइड में, तो आप इधर देख रहे हो, सन की साइड नहीं देख रहे, इस साइड देख रहे हो, तो आपको रेनबो दिखेगा। और रेनबो में कलर का सीक्वेंस क्या होगा, वही सीक्वेंस होगा VYVGY होगा, और सबसे ऊपर दिखेगा रेड, सबसे नीचे दिखेगा वायलेट। समझ में आ गई बात तो रेड कलर टॉप पे दिखेगा, वायलेट कलर दिखेगा बॉटम पर। और रेनबो कब कहाँ पे फॉर्म होता है, हमेशा जो सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कब फॉर्म होगा ये भी आपको पता है कि ताज़ा बारिश हुई होनी चाहिए, वाटर ड्रॉपलेट एयर में सस्पेंडेड होनी चाहिए और सन भी निकल के आ जाना चाहिए, उस टाइम पे सन भी आ जाएगा तभी तो होगा। तो इसमें कौन कौन से फिनोमिनन होते हैं मैंने बताया आपको। वाटर ड्रॉपलेट क्या करती है, एज ए स्मॉल प्रिज्म की तरह बिहेव करती है ना यहाँ पे। और कौन कौन से फिनोमिना होते हैं, सबसे पहले कौन कौन से फिनोमिना थे, रिफ्रैक्ट होती है, सबसे पहले रिफ्लेक्ट हो रही है ना, सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई, अंदर घुस रही है, मतलब रिफ्लेक्ट हो रही है ना, रिफ्लेक्ट हो रही है, डिस्पर्ज हो रही है, तभी तो 7 कलर में डिवाइड हो पा रही है लाइट। डिस्पर्ज होने के बाद रिफ्लेक्ट भी हो रही है, इंटरनली रिफ्लेक्ट भी हो रही है, और फिर अगेन रिफ्लेक्ट हो रही है। कैसे वापस बताता हूँ, जैसे ये ड्रॉपलेट थी, इस पर लाइट आई तो इसके अंदर घुसेगी, मतलब अंदर घुसने का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्शन ही हो गया ना। कोई रेस कैसे जा सकती है अंदर, रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्रैक्शन के साथ साथ ये 7 कलर में डिवाइड भी हो गई, रिफ्लेक्ट भी हुई और 7 कलर में डिवाइड हो गई। तो यहाँ पे 2 फिनोमेना एक साथ घट गई, एक तो रिफ्रैक्शन और साथ साथ में डिस्पर्जन। फिर इस वाली सरफेस पे आई और यहाँ से क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो गई और साथ साथ में कुछ रेज यहाँ से बाहर भी निकल गई। तो इस वाली सरफेस पे भी क्या हुआ, रिफ्लेक्शन भी हुआ और यहाँ से रिफ्रैक्शन भी हुआ। फिर इस वाली सरफेस पे टकराई तो यहाँ से भी रिफ्लेक्शन हो गया, बाहर निकल गई सारी रेज 7 कर, और अपने को रेनबो दिखने लग गया। ओके, नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये क्या होता है, जैसे कि ये अपना कौन है, ये अपनी अर्थ है, प्यारी प्यारी अर्थ है, और इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर की लेयर है, बहुत सारी एटमॉस्फेयर की लेयर है। तो इन लेयर्स की वजह से, क्योंकि देखो लाइट रेज कहाँ से चल के आ रही है, वैक्यूम से, और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 1, जबकि एयर है, एयर तो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, एयर में तो नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी है,
ये तो है ही मेन अमाउंट में, इसके अलावा भी बहुत सारी गैस होती है, CO2 हो गई, NO2 हो गई, N2 हो गई, बहुत सारी गैसेज होती हैं। इन सबको मिलकर अपना एटमॉस्फेयर बना हुआ है, इन सबको मिलकर अपना बना हुआ है। तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इतना होता है 1.003। तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वैक्यूम के कंपेरिजन में ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जैसे ही डिफरेंस आ जाएगा, जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस आ गया तो वहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन होने का मतलब समझ रहे हो, नॉर्मल की साइड यहाँ तो रे आएंगी, यहाँ पे नॉर्मल से दूर जाएंगी। तो जैसे ये अपनी ये वाली रेस भटक रहा है, ये वैक्यूम से आ रही थी, इसका नॉर्मल ऐसे मान के चलो यहाँ पर है, निकलनी चाहिए थी सीधी, पर क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कम्पेयर टू वैक्यूम ज़्यादा है तो ये नॉर्मल के पास आ जाएगी। ऐसे सेकंड लेयर से रिफ्लेक्ट होगी, फिर नॉर्मल के पास, फिर नॉर्मल के पास, ऐसे करके रिफ्रैक्शन होता जाएगा। तो एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कॉल्ड बाई अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से जो रिफ्लेक्शन होता है उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलो चलते हैं। रिफ्लेक्शन की वजह से क्या क्या होता है देखते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन कैसे, देखते हैं कैसे। जैसे कि ये अपनी अर्थ थी और ये अपना यहाँ पे स्टार है, कोई स्टार है, ये अर्थ है, और अर्थ के आसपास बहुत सारे लेयर हैं किसकी, एटमॉस्फेयर की। तो यहाँ से जो लाइट आ रही है, मतलब स्टार से लाइट आ रही है, तो स्टार से जो भी लाइट आ रही है वो स्टार से लाइट रिफ्रैक्ट होती हुई सन तक पहुँच रही है। तो रिफ्रैक्ट होते होते सन तक पहुँच रही, तो अपने को लगेगा कि ये स्टार यहाँ पर है, स्टार यहाँ पर है, स्टार यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये इसकी रियल पोजीशन थी, बट अपने को जो पोजीशन दिख रही है उसको बोलते हैं एपेरेंट पोजीशन। मतलब जो रियल पोजीशन है वो नहीं दिख के एपेरेंट पोजीशन दिख रही है, जहाँ पे स्टार है ही नहीं, वो किस वजह से दिख रही है, रिफ्रैक्शन की वजह से। अच्छा ठीक है, ये थी अच्छी बात है। बट ट्विंकल क्यों करता है, मतलब टिमटिमाता क्यों है एक जगह पे, चलो एपेरेंट पोजीशन भी दिख रही है तो एक जगह पे रहे वो टिमटिमाता, क्योंकि देखो जितनी भी एटमॉस्फेयर की लेयर है वो कंटिन्यूसली मूव कर रही हैं, मतलब इनका भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। पहले कुछ और था फिर कुछ और, तो मतलब पहले इतनी सी रिफ्रैक्ट हुई, बाद में पता चला कि इतनी ज़्यादा रिफ्रैक्ट हो गई, अब ये अपने को यहाँ पे देखने लग गया, फिर वापस पता चला कि रिफ्रैक्शन कम हो गया, तो ऐसे करके पीछे देखने लग गया। तो ऐसे कंटिन्यूसली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है यार, अपने आसपास के एनवायरनमेंट का, अपने आसपास के एनवायरनमेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है साथ साथ में उसके, ये एटमॉस्फेयर भी तो रोटेट कर रहा है। तो रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो एयर के पार्टिकल, जो पार्टिकल्स यहाँ पे थे पहले, वो पार्टिकल यहाँ पे नहीं हो गए, अब यहाँ वाली पार्टिकल आ गई, तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अलग है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जाएगा तो इनकी इमेज भी अलग अलग जगह पे बनेगी, तो अपने को तारे देते हैं ट्विंकल करते हुए, टिमटिमाते हुए। एक चीज़ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि तारे तो टिमटिमाते हैं बट जो प्लानिट होते हैं वो क्यों नहीं टिमटिमाते। जैसे सन हो गया, वो टिमटिमाता हुआ दिख रहा है क्या, प्लानिट यानी कि पूरी पूरी स्टार तो टिमटिमा जाएंगे बट प्लानिट क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों प्लानिट जो होता है एक तो क्या है, अर्थ के पास है। जैसे जो स्टार है वो तो अर्थ से बहुत दूर है, उससे लाइट आती है एज ए रे, एक रे की फॉर्म में आ जाती है। बट जो जो अपना प्लानिट है, पूरा पूरा का पूरा प्लानिट है, वो तो बहुत सारे, उसको मान के भी चलें तो बहुत सारे स्टार से मिलकर बना हुआ, मतलब बहुत सारी रेज यहाँ से निकल रही होंगी, बहुत सारी रेज निकल रही होंगी। तो ओवरऑल जो भी रेज अपने तक अर्थ तक पहुँचेंगी उनमें से कुछ रिफ्लेक्ट होंगी, कुछ सीधी आएंगी, कुछ रिफ्लेक्ट होंगी, कुछ सीधी आएंगी, कुछ रिफ्लेक्ट होंगी, कुछ सीधी आएंगी। तो ओवरऑल जो इसका फिनोमेना होता है रिफ्लेक्शन का, वो नल्लीफाई हो जाता है। ओवरऑल नल्लीफाई फिनोमेना हो जाता है, मतलब ऐसा रिफ्लेक्शन आएंगी भी तो कुछ यदि इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हुई तो कुछ इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होगी। क्यों, क्योंकि इसका प्लानेट का एक पॉइंट जैसे यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, तो दोनों पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना, तो इधर से जो रे आएगी वो दूसरे एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में, मतलब एटमॉस्फेयर तो सेम ही है बट एटमॉस्फेयर के दूसरे पार्ट के कॉन्टैक्ट में, ये दूसरे पार्ट की, तो जितना एक रेज एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी उससे अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी रे भी होगी। तो ओवरऑल जो वो है, ओवरऑल इनका जो फिनोमेना होगा, ओवरऑल इनका इफेक्ट होगा, नलीफाई हो जाएगा और प्लानेट अपने को टिमटिमाता हुआ नहीं दिखेगा। तो दो रीजन क्या है प्लानेट के नाम में, एक तो प्लानेट क्या होते हैं अर्थ के पास में, और दूसरा क्या है वो पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बने हुए हैं जो आपस में एक दूसरे को इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं एडवांस सनसेट एंड एडवांस सनराइज। सनराइज और सनसेट में जैसे अपने को सूरज जब तक उगता नहीं है ना उससे पहले ही दिखाई देने लग जाता है, जैसे उगता नहीं है उससे पहले ही दिखाई देने लग जाता है, और जब सूरज अस्त हो जाता है उसके भी बाद तक दिखाई दे रहता है। ऐसा क्यों, देखो सूरज का दिखना ना दिखना इस पर डिपेंड करता है। जैसे आप अर्थ पे यहाँ पे खड़े हुए, तो अर्थ पे एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं, मतलब ऐसा कुछ हॉरिजन होता है, उसको बोलते हैं हॉरिजन। हॉरिजन में आपको ये वर्टिकल यहाँ से और यहाँ से दोनों चीज़ें क्या मिलती हुई दिखाई देती हैं एक प्लेन में। तो क्या होता है, ऐसे मिलती हुई दिखाई देंगी। ये सन है, सन से बहुत सारी रेज आ रही होंगी, ठीक है, बहुत सारी रेज है, सारी रेज आ रही होंगी, सन से बहुत सारी रेज आ रही होंगी, ठीक है। अभी ये सन यहाँ पर एक्चुअली में पहुँचा नहीं है हॉरिजन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आया नहीं, हॉरिजन पे पहुँचा नहीं है, बट रेज तो यहाँ पे भी निकल रही होंगी। अब ये रेज यहाँ से निकलेंगी तो एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसे मुड़ती हुई आपके पास आ जाएंगी, मुड़ती हुई आपके पास आ जाएंगी। तो आपको क्या लगेगा कि सन यहाँ पे पहुँच चुका है, सन यहाँ पर पहुँच चुका है, मतलब सन आ गया। एक्चुअली वो आया नहीं है बट आपको लगेगा आया होगा। तो इसमें जो गैप होता है ना वो 2 मिनट का गैप आ जाता है।
मतलब आपको 2 मिनट पहले ही वो दिखाई देने लग जाता है। फिर दूसरा फिनोमेना क्या हुआ कि शाम के साइड में, शाम के टाइम पे जो अपना सूर्य देवता थे, सन जी थे, वो अपने जो हॉरिजन है उससे नीचे चले गए, पर इनसे रेज तो अभी भी निकल रही है कंटिन्यूसली। तो रेज निकल रही है तो वैसे एटमोसफेयर रिफ्लेक्ट होकर आपके पास पहुंचेंगे, तो आपको लगेगा कि अभी तक सूर्य अस्त नहीं हुआ है, सूर्य अस्त नहीं हुआ, जबकि एक्चुअली में वो अस्त हो चुका है। बट एटमोसफेयर रिफ्लेक्शन की वजह से देखो रिफ्लेक्ट होती होती मुड़ते हुए आपके पास आ जाएंगे रे। और मुड़ते हुए क्यों आ रही है, तो मैंने आपको बता दिया था कि एटमोसफेयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है वैक्यूम के कंपेयर में, तो ये नॉर्मल की साइड बेंड होगी, ये तो आपको बताइए। तो ऐसे करके बेंड होते होते आपके पास आ रही हैं, बेंड होते होते आपके पास आ रही हैं, इसीलिए आपको जब तक डूब चुका है उससे डूबने के बाद भी आपको 2 मिनट तक ऐसा लगेगा कि अभी है। तो 2 मिनट तो जब उग रहा है उससे पहले दिखाई दे रहा है, और 2 मिनट बाद तक दिखाई दे रहा है, तो टोटल टाइम में कितना गैप आ रहा है, 4 मिनट का। 24 मतलब पूरे सनराइज और सनसेट को मिला दें तो 4 मिनट का गैप आता है। एक्चुअली में वो 4 मिनट पहले ही अपने को, 4 मिनट पहले जो होता है, मतलब टोटल गैप 4 मिनट का होता है, मतलब 2 मिनट पहले दिखना स्टार्ट होता है और 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। ये ट्विंकल ऑफ स्टार। अब देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं, और ये पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। देन द पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट एंड एमिट द लाइट अगेन ऑल डायरेक्शन। तो सबसे पहले ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जितने पार्टिकल होते हैं, उसके बाद में ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट और एमिट करते रहते हैं धीरे धीरे। इसी को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसको बोला जाता है कि जब अपने एनवायरमेंट में जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो लाइट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो लाइट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करते हैं, अपने पास स्टोर रखते हैं, और बाद में क्या कर देते हैं, उनको हर एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट और एमिट कर देते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट और एमिट कर देते हैं, इसी को रहता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखते हैं इसकी वजह से क्या होता है। तो जो कलर ऑफ इसका होता है वो आपको ब्लू दिखता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? बताओ। बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये होता क्या है कि बिकॉज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर की वेवलेंथ है वो शॉर्टर है। देखो VVGR में देखो VIVGYOR, सबसे शॉर्ट वेवलेंथ तो वायलेट और इंडिगो की है, फिर उसके बाद है ब्लू की, उसके बाद ब्लू कलर की। तो ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर है। इसकी वजह से क्या होता है, जो एयर के मॉलिक्यूल होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल होते हैं और जो एनवायरनमेंट में जितने पार्टिकल होते हैं उनका साइज होता है बहुत कम। तो वो क्या करते हैं, ब्लू कलर की लाइट को पहले स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद ब्लू कलर की लाइट को क्या कर देते हैं, वो स्कैटर कर देते हैं। तो ब्लू कलर की लाइट को जो पार्टिकल का साइज़ है इस टाइप का है, पार्टिकल का साइज़ जो है ना, देखो अभी मैंने क्या बताया कि यदि कोई भी पार्टिकल किसी लाइट को स्टोर करेगा तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि जो उसका जो पार्टिकल का जो साइज़ है ना वो उसकी वेवलेंथ है लगभग लगभग मैच कर जाना चाहिए। जो ब्लू कलर की लाइट है ना उसकी जो वेवलेंथ है वो जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल है ना उनसे परफेक्टली तो नहीं बोल सकते, बट उनसे मैच कर जाती। अदर कलर्स के कंपेरिजन जितने और भी कलर है ना, ये वाले कलर हैं, ये वाले कलर हैं, इनके कंपेरिजन में ब्लू कलर की वेवलेंथ है वो पार्टिकल के साइज के साथ मैच कर जाती। यदि पार्टिकल के साइज के साथ कोई भी लाइट की वेवलेंथ मैच कर जाएगी तो वो पार्टिकल उस लाइट को कर लेगा एब्जॉर्ब, उस लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो स्कैटर कर देगा। तो ब्लू कलर की लाइट उन्होंने एब्जॉर्ब करी और वो स्कैटर कर दी, इसीलिए दिखता है कलर ये दिखता है। वाई स्काई इज रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम पे, सनराइज और सनसेट के टाइम पे ये जो कलर होता है ये रेड क्यों हो जाता है, दिन भर तो वाइट जैसा दिखता रहता है, ये रेड क्यों हो जाता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज सन इज़ नियर टू ओरिजिन। क्योंकि जब सनराइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है उस टाइम पे जो सन है वो ओरिजिन के पास है, ओरिजिन के पास है। और ओरिजिन के पास होने की वजह से देखो यदि ये वर्टिकल डायरेक्शन में एकदम ऊपर है तो इसको इतनी कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी यहाँ तक पहुँचने के लिए, अर्थ है और ये सन यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, तो ये वाली डिस्टेंस है वो तो कम डिस्टेंस है, बट ये ओरिजिन पे पहुँचा तो ये डिस्टेंस बढ़ गई। अब डिस्टेंस बढ़ गई तो इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी अर्थ तक पहुंचने के लिए, और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी तो मैंने आपको क्या बताया कि ज़्यादा डिस्टेंस तो हायर बड़ी वेवलेंथ की रेज ही ट्रैवल कर सकती हैं। जैसे कि जितने भी खतरे की चीज़ें होती हैं उनको रेड कलर से बनाया जाता है ना। रेड कलर से क्यों बनाया जाता है, क्योंकि यदि वो रेड कलर से बनी हुई होंगी ना बच्चों तो क्या हो जाएगा, रेड कलर से बनी हुई होने की वजह से क्या हो जाता है कि वो लंबी डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती हैं, मतलब दूर से वो चीज़ें दिख जाएंगी रेड कलर की होंगी, जो कि ब्लू कलर की चीज़ें दूर से नहीं दिखेंगी। तो रेड कलर की चीज़ें क्या होंगी, दूर से दिख जाती हैं, इसीलिए इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड हो जाता है। क्योंकि दूर से रेज आ रही है ना तो ब्लू कलर वगैरह तो ठीक है, स्कैटर तो ज़्यादा होता है ब्लू कलर, बट वो ज़्यादा लंबी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएंगे ना, ज़्यादा लंबी तो लंबी डिस्टेंस कौन ट्रैवल कर पाएगा, सिर्फ रेड कलर की, तो इसलिए रेड कलर दिखता है सनराइज और सनसेट के टाइम पे। छिंजल इफेक्ट, छिंजल इफेक्ट क्या होता है, छिंजल इफेक्ट, छिंजल इफेक्ट ये होता है बच्चों कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है ना वो एटमॉस्फेयर के जो भी पार्टिकल हैं उनके साइज पे डिपेंड कर रही थी। तभी तो देखो जो साइज था एटमॉस्फेयर के पार्टिकल का वो ऐसा साइज था कि ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करके वो स्कैटर कर पा रहा था, क्योंकि उससे इसका साइज मैच कर रहा था। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलोइडल सॉल्यूशन।
तो फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो कोलाइडल सॉल्यूशन एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल तो इतने छोटे छोटे होते हैं कोई लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। यदि इसके अंदर से लाइट आप निकालोगे तो यहाँ से अंदर ये लाइट निकाली तो अंदर जो बीच वाली लाइट होती है ना, देखो ये पानी पानी नहीं, ये ट्रू सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन भरा हुआ, इसमें आपने लाइट इधर से डाली, इधर से लाइट आपकी लीक कर गया पूरा, ये लाइट आपने यहाँ डाली और ये अंदर से निकलनी चाहिए थी ऐसे, बट होता क्या है, होता ये कि ये अंदर इस वाले सॉल्यूशन के अंदर ये पाथ दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि लाइट अंदर जा तो रही है पर ये पार्टिकल इतने छोटे हैं कि इस लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहे। यदि इस लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे तो इसका अंदर का पाथ विजिबल नहीं होगा, मतलब इसके इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा, इसलिए अंदर पाथ नहीं दिखता। बट यदि पार्टिकल हुए किसके कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज ऐसा होता है कि लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है, मतलब ट्रू सॉल्यूशन के कंपेयर में थोड़ा बड़ा होता है और जो अपनी विजिबल लाइट की रेंज होती है उसकी रेंज के आसपास आता है। तो पार्टिकल का साइज इनकी इससे रेंज से मैच कर जाएगा। तो ये क्या करेंगे, पहले लाइट को स्टोर करेंगे और लाइट को स्कैटर कर देंगे। तो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, इसीलिए अपने को जो लाइट रेज होती है उनका पाथ विजुअल होता है। इस सॉल्यूशन में लाइट रेज का पाथ विजुअल होता है। ठीक है, समझ में आया? स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल विजिबल, इसीलिए स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से पाथ विजुअल हो जाता है। किसमें? टिंडल इफेक्ट में। तो टिंडल इफेक्ट और कहाँ पे दिखता है? जब सनलाइट कहाँ से पास हो? कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट यानी कि घने जंगलों से जब सनलाइट पास करती है तो घने जंगलों में जो वाटर की ड्रॉपलेट यानी कि पार्टिकल होते हैं ना, वाटर के जो पार्टिकल होंगे वहाँ पे और भी पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल क्या करते हैं, इस लाइट को स्कैटर कर देते हैं। इसीलिए आपको बहुत ही प्यारा सा इनका पाथ दिखता है, बहुत ही प्यारा, मतलब इनके जो पाथ में जो भी पार्टिकल आएंगे ना विजिबल हो जाते हैं। और कहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि आप किसी होल से आती हुई लाइट को देखो, होल से हुई लाइट को देखो, तो लाइट को आप देखोगे तो देखना उसके अंदर के पार्टिकल विजुअल होते हैं लाइट के अंदर के तो वो क्या कर देते हैं, जो पार्टिकल होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं। स्कैटर करने की वजह से अपने को पार्टिकल दिखने लग जाते हैं। ओके, ये डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज पे। यदि पार्टिकल का साइज ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर विजिबल नहीं हो पाएंगे। ओके, तो साइज पे डिपेंड करता है ये सब कुछ पार्टिकल के साइज पे। तो ये सारे टिंडल इफेक्ट तो बता दें। टिंडल इफेक्ट डेफिनेशन पता है क्या होती है? फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल के द्वारा लाइट की स्कैटरिंग को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है, नहीं है। और ये इस तरह से चैप्टर हो गया ख़त्म, आगे तो कुछ नहीं है। हाँ, ये वाले सारे क्वेश्चन तो जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तब बनाऊंगा। चलो ये क्वेश्चन बता दूँ क्या? वाई स्काई अपेयर डार्क टू एस्ट्रोनॉट इंस्टेड ऑफ ब्लू। तो एस्ट्रोनॉट होते हैं, उनको जो स्काई का कलर है वो डार्क दिखता है, ना कि ब्लू दिखता है। ऐसा क्यों? पहले तो ये था ब्लू कलर देख क्यों रहा था, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल थे, जो ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर कर रहे थे, इसीलिए वो ब्लू दिख रहा था। अब एस्ट्रोनॉट तो चला गया भाई एटमॉस्फेयर से बाहर, तो एटमॉस्फेयर से बाहर चला गया तो मतलब वहाँ पे कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो कौन स्कैटर करेगा लाइट को? कोई नहीं है स्कैटर करने के लिए, इसलिए वहाँ से दिखता है वो डार्क। क्लाउड वाइट क्यों होते हैं कलर में, ये आप बताओ। और प्लानेट ट्विंकल क्यों नहीं करती? तो इसका आंसर तो मैं दे चुका हूँ, इसका आंसर आप बच्चों, आप तो इसका आंसर, और वैसे तो मैं अगली उसमें बताने वाला हूँ, जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तब ये क्वेश्चन ले लूँगा कि क्लाउड वाइट क्यों दिखते हैं, ये तो मैं बता ही दूँगा। बट अभी फिलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर करो, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करो, अपने मन से बताओ। क्लाउड वाइट क्यों दिखते हैं जबकि स्काई ब्लू दिखता है? क्लाउड वाइट क्यों दिखते हैं जबकि स्काई ब्लू दिखता है? ठीक है, बताओगे ना? तो यहाँ पे एक बता दूँ क्या, थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। चलो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कोई भी लाइट को स्कैटर कर रहा है वो डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज़ पे, पार्टिकल के साइज़ पे। जैसे कि ब्लू कलर क्यों दिखता है अपने को स्काई का, क्योंकि स्काई में जो भी पार्टिकल्स वहाँ पर हैं वो क्या कर रहे हैं, ब्लू कलर की लाइट से उनकी वेवलेंथ मैच कर जा रही है। किसकी? इनकी वेवलेंथ मैच कर जा रही है, ये वेवलेंथ है ना, जो ब्लू कलर की वेवलेंथ है वो पार्टिकल के साइज से मैच कर रही है, तो पार्टिकल के साइज से मैच कर जाएगी तो ये ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर कर देंगे। बट कोई पार्टिकल का साइज बड़ा बड़ा होगा, यदि पार्टिकल का साइज बड़ा बड़ा हुआ तो वो एक पर्टिकुलर टाइप की रेस को स्कैटर नहीं कर पाएगा। जैसे विबज्योर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब लाइट को वो स्कैटर नहीं कर, वो डायरेक्टली वाइट लाइट को ही स्कैटर कर देगा। वाइट लाइट को यदि पार्टिकल साइज ज़्यादा हुआ तो वाइट लाइट को स्कैटर कर देगा, और वाइट लाइट को स्कैटर कर दिया तो वो चीज़ भी वाइट दिखेगी। वैसे करके अनुमान लगाओ कि ऐसा क्लाउड वाइट क्या दिखते होंगे। क्लाउड वाइट क्या, हिंट दे दी मैंने, हिंट दे चुका हूँ मैं, अब तुम्हें इसका आंसर देना है। ठीक है, बाय।